मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर अनुज कनौजिया एनकाउंटर में ढेर हो गया। झारखंड के जमशेदपुर में एनकाउंटर में वो ढेर हुआ। यूपी एसटीएफ और झारखंड एटीएस ने संयुक्त कार्रवाई में उसे एनकाउंटर में मार गिराया। अनुज कनौजिया पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। कनौजिया यूपी के मऊ जिले का रहने वाला था और इन दिनों जमशेदपुर में छिपकर रह रहा था। यूपी एसटीएफ और झारखंड एटीएस की टीम ने उसकी गिरफ्तारी की। इसी दरमियान एनकाउंटर में वो मारा गया। कनौजिया के पास एक पिस्टल बरामद हुआ है। एनकाउंटर में यूपी एसटीएफ के डीएसपी को भी गोली लगी है। घायल डीएसपी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। अनुज कनौजिया मुख्तार गैंग के लिए शूटर की भर्ती और हत्याओं की साजिश रचने का काम करता था। अनुज के खिलाफ हत्या, लूट, डकैती जैसे संगीन अपराधों के 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अमलताज सिटी में एक यूपी के इनामी अपराध कर्मी के छुपे होने की सूचना थी, जिसे लेकर यूपी एसटीएफ की एक टीम और झारखंड पुलिस की एटीएस टीम के द्वारा गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही थी। छापामारी के दौरान अपराध कर्मी के द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसके जवाब में आत्मरक्षार्थ एसटीएफ की टीम और एटीएस की टीम के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई और उस जवाबी कार्रवाई में उसे भी गोली लगी और उसके बाद जब उसका चिकित्सक के द्वारा परीक्षण कराया गया तो उसकी उस दौरान मृत्यु हो गई है। किसी को गोली भी लगी पुलिस को भी सर? जो एसटीएफ के एक डीवाईएसपी हैं जो कि इस टीम का हिस्सा थे, उनको भी गोली लगी है और बाह में गोली लगी है उन्हें और वो टीएमएच में इलाज है। तो बलरामपुर में देर रात मुठभेड़ हुई। वहां पर भी पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों ही बदमाशों के पैर में गोली लगी है। ये दोनों बदमाश अजय और धर्मेंद्र उर्फ आकाश हैं। दोनों ही बदमाश सिद्धार्थनगर जनपद के रहने वाले हैं। दोनों ने 28 मार्च को एक लड़की पर एसिड से हमला किया था और उसे जख्मी कर दिया था और उसे मरने वाली स्थिति में खेत में फेंककर भाग गए थे। घायल लड़की का इलाज केजीएमयू में चल रहा है। लखनऊ में इस वक्त हॉस्पिटल में है वो लड़की और इसी मामले में पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और दोनों ही बदमाशों को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है। केस की विवेचना की गई और 2 लोगों के नाम प्रकाश में आए। उनकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बनाई गई और पुलिस ने उन 2 अभियुक्त, जिनका नाम अजय और दूसरे का नाम धर्मेंद्र उर्फ आकाश है, को गिरफ्तार कर लिया। दौराने गिरफ्तारी इन दोनों को चोटें आई हैं और इनको इलाज के लिए सीएचसी भिजवाया गया है। इधर रायबरेली में प्रसिद्ध रेस्टोरेंट पर स्टेट जीएसटी की टीम ने छापेमारी की और इस दौरान लखनऊ से आई टीम ने रेस्टोरेंट के 5 ठिकानों पर छापेमारी कर जरूरी कागजात और कंप्यूटर हार्ड डिस्क अपने साथ ले गई। टीम ने पहले डिडौली, फिर सिविल लाइंस, नेहरू नगर और सलोन बटोही के बाद ऊंचाहार में भी छापेमारी की। हरदोई से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां पर मधुमक्खियों की अटैक में एक किसान की मौत हो गई। 33 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। घायलों में 2 बच्चे भी हैं। 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों की घटना है जहां पर मधुमक्खियों के झुंड ने लोगों पर हमला कर दिया। घायलों का सीएचसी में और निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। चैत्र नवरात्र को लेकर सीएम योगी ने कई बड़े आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने मंदिरों के 500 मीटर के दायरे में अंडा, मांस, मछली की दुकानें नहीं लगने के आदेश दिए और इस दायरे से बाहर जो भी लाइसेंसी दुकानें हैं वहां पर भी खुले में मांस नहीं बेचा जा सकेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि में पूरे राज्य में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर और प्रमुख देवी मंदिरों, शक्तिपीठों में भी क्राउड कंट्रोल
का प्लान लागू करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने नगर विकास और ग्राम्य विकास विभाग को पूरे प्रदेश में स्वच्छता के लिए विशेष अभियान चलाने को भी कहा। चैत्र नवरात्रि में देवालयों में अखंड रामायण के पाठ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश का अयोध्या के संतों ने स्वागत किया। विश्व हिंदू परिषद ने अच्छा कदम बताया है इसे। रामचरितमानस का पाठ जब हर घर में होगा तो नई पीढ़ी के बच्चे भी जब वो पाठ करेंगे तो मानस से जुड़ेंगे, उनके मन संस्कारित होंगे और भारत को विश्वगुरु बनाने की दिशा में अग्रसर होंगे। तो ये जो सीएम साहब का बयान है योगी जी का, ये बहुत बड़े इसके मायने हैं। वो भारत की नई पीढ़ी को और भारत के प्रत्येक परिवार को संस्कारित और मंगल भवन बनाना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान है वह बहुत ही स्वागत योग्य है। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को लेकर संपूर्ण देश जो है जहां इस कार्यक्रम को मनाने के लिए कृत संकल्पित है। लगातार वह रामनवमी पर अनेक कार्यक्रम करता आया है और श्री राम तीर्थ क्षेत्र देखिए किस प्रकार से कथा का आयोजन आज यहाँ से प्रारंभ किया है और रामनवमी के दिन जो है उनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पूरा देश जो है उस दिन हवन पूजन करे, यह बहुत अच्छी बात है और स्वाभाविक है। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र के नागपुर के दौरे पर होंगे। यहां पर वो आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के स्मारक पर जाएंगे और उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। इस दौरान उनके साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी होंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री संघ के कुछ पदाधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं। पीएम मोदी माधव नेत्रालय के प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखेंगे। कई कार्यक्रमों में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नागपुर में शामिल होना है। तो आज आरएसएस मुख्यालय में होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 9 बजे पहुंचेंगे, 9:30 बजे दीक्षा भूमि पहुंचेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी नमन करने वाले हैं। माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला सुबह 10 बजे रखेंगे प्रधानमंत्री और 10:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर दौरे की शुरुआत हो जानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 साल के अपने कार्यकाल में पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय जा रहे हैं। गुड़ी पड़वा के मौके पर पीएम मोदी नागपुर के रेशम बाग स्थित आरएसएस मुख्यालय जाएंगे। पीएम मोदी 2001 में पहली बार गुजरात के सीएम बने थे, जिसके बाद से कभी वो संघ मुख्यालय नहीं गए हैं। हालांकि पहले प्रचारक के तौर पर वो नागपुर जा चुके हैं, लेकिन करीब 3 दशक बाद अब रेशम बाग पहुँचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को नागपुर के दौरे पर रहेंगे। वहां सुबह 9 बजे सबसे पहले वो स्मृति स्थल जाएंगे, जहां आरएसएस के पहले सरसंघचालक डॉक्टर हेडगेवार और दूसरे सरसंघचालक गुरुजी की समाधि पर अपने श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद फिर वहां से जाएंगे दीक्षा भूमि, जहां की डॉक्टर अंबेडकर ने कई सारे लोगों के साथ में बौद्ध धर्म अपनाया था, तो उसको लेकर भारत सरकार ने पंच तीर्थों का निर्माण किया है। उसमें से एक दीक्षा भूमि भी है। वहां जाकर डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद में फिर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां माधव नेत्रालय का जो है वो शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। आरएसएस मुख्यालय पहुंचने के बाद पीएम मोदी स्मृति मंदिर में दर्शन करेंगे और आरएसएस के संस्थापकों को श्रद्धांजलि देंगे। ये पहला मौका है जब कोई प्रधानमंत्री डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले 2007 में अटल जी भी गए थे, लेकिन उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे। यही वजह है कि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। वहां उनके साथ में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी स्टेज पर मौजूद रहेंगे और इस बहुत बड़ी एक जनसभा को भी संबोधित करने का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। उसके बाद में तकरीबन 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सरकारी कार्यक्रम को भी नागपुर में संबोधित करने वाले हैं। इसमें जो सोलर एनर्जी को लेकर और स्पेस साइंस को लेकर भी एक बड़ा सेंटर है, उसमें प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो इस तरह से प्रधानमंत्री का 30 मार्च का एक नागपुर का कार्यक्रम रहने वाला है, जिसमें सबसे बड़ा जो कार्यक्रम होगा वो संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ में एक सार्वजनिक कार्यक्रम है, वो
स्टेज शेयर करेंगे और उसके साथ साथ स्मृति स्थल जाने का भी उनका कार्यक्रम है। हालांकि पीएम मोदी अपने भाषणों में संघ के अनुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना को बार बार दोहराते हैं, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में संघ और संगठन के तालमेल को लेकर सवाल उठने लगे थे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी का ये दौरा संघ और संगठन की एकता का शक्ति प्रदर्शन होगा। ये बीजेपी के कोर समर्थकों और संघ के स्वयं सेवकों के बीच उत्साह बढ़ाएगा, साथ ही विपक्ष को बड़ा संदेश देने वाला होगा। यही वजह है कि पीएम मोदी के नागपुर दौरे से सियासी गलियारों में हलचल तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अभिनेता सलमान खान के राम मंदिर वाली घड़ी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल क्या हुई, तब से ही घमासान छिड़ा है। कई मौलाना सलमान के विरोध में आ गए तो वहीं संत सलमान के समर्थन में उतरे। सलमान की भी प्रतिक्रिया आई, जिसमें उन्होंने कहा कि अब कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने जब से हाथ में ये घड़ी पहनी, तब से घमासान छिड़ा हुआ है। सलमान खान ने अपने हाथ में अयोध्या के राम मंदिर के डिजाइन वाली घड़ी पहनी। सलमान खान ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की तो कुछ मौलाना उनके पीछे पड़ गए। अब आपको बताते हैं कि इस घड़ी की खास बात क्या है। दरअसल इस घड़ी का बैंड भगवा रंग का है। घड़ी के अंदर अयोध्या का राम मंदिर नजर आएगा। उसी के नजदीक प्रभु श्री राम की धनुष के साथ एक छवि है और उसके नीचे बजरंगबली हनुमान नजर आएंगे। इस घड़ी को बनाने वाली कंपनी ने घड़ी को राम जन्मभूमि एडिशन नाम दिया और इस घड़ी को पहनने को लेकर मौलाना आपत्ति जता रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने इसे लेकर विरोध जताया। उन्होंने राम मंदिर की घड़ी को इस्लाम के और शरीयत के साथ जोड़ दिया। वो इसे गलत ठहरा रहे हैं। सुनिए मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने क्या कहा। कोई मुसलमान इस तरह का प्रचार करता है, मंदिर का प्रचार करता है या राम एडिशन नाम की घड़ी पहनता है वगैरह वगैरह, तो वो शरई मुजरिम है। शरीयत की नजर में वो गुनहगार है और ये नाजायज और हराम है। उनको बाज आना चाहिए और इस किए हुए गैर शरई काम पर तौबा करना चाहिए। मैं सलमान खान साहब को यही नसीहत देना चाहता हूं कि वो अपने हाथों से राम एडिशन नाम की घड़ी को उतार दें। वहीं सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म सिकंदर की प्रमोशन में बिजी हैं। इस दौरान उनसे कंट्रोवर्सी के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहले भी वो कई कंट्रोवर्सीज में रह चुके हैं, अब और नहीं। अरे नहीं चाहिए भाई हमको कोई कंट्रोवर्सी से, हमका बहुत सारे कंट्रोवर्सी से गुजर चुके हैं। हमको नहीं चाहिए कोई कंट्रोवर्सी एंड आई डोंट थिंक कंट्रोवर्सीज की वजह से कोई फिल्म हिट होती है। हमने तो देखा ही है कंट्रोवर्सीज में कि फ्राइडे की रिलीज नेक्स्ट ट्यूसडे हुई है वगैरह, तो वी डोंट वांट एनी। अभी भी है टाइम भाई, ये 3-4 दिन निकल जाने दो और पिक्चर रिलीज हो जाने दो, उसके बाद भी कोई कंट्रोवर्सी चाहिए नहीं। अयोध्या के संत सलमान के साथ खड़े दिखे। उन्होंने राम मंदिर की घड़ी के बहाने मौलाना को आईना दिखाया और जो विरोध कर रहे हैं ये बहुत क्षणिक है। आने वाले समय में अब जब धरती पे रावण जैसे योद्धाओं का नहीं चला, भगवान राम अयोध्या से अकेले निकले और छोटे छोटे बानरों का एक विशाल समूह इकट्ठा किया और धरती से पापाचार को खत्म किया। ऐसे अब सनातन जागृत अवस्था में है। इन ऐसे पापियों का विनाश होगा और जिसका हृदय परिवर्तित नहीं होगा उन सबका विनाश होगा, धर्म की स्थापना होगी। अच्छी बात है सलमान खान ने अगर ऐसा किया है। रामलला सरकार की और हनुमान जी महाराज जी की घड़ी पहनी है जिस पे आकृति बनी हुई है, तो स्वागत योग्य है। और मौलाना लोग विरोध कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। कल तो तुम भी हिंदू थे, बाद में तुमने धर्म परिवर्तित किया है, तो ऐसे में सम्मान करना चाहिए। सलमान खान का विवादों से गहरा नाता रहा है। हालांकि सलमान सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी आने वाली फिल्म से पहले घड़ी पर विवाद छिड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
इधर संभल के विकास के लिए नगर पालिका की बैठक में शहर के विकास को 1 अरब 17 करोड़ के 32 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। वहीं नगर पालिका बोर्ड ने सत्यव्रत, दीपासराय पुलिस चौकी, रायसती थाना तथा तश्तपुर में पुलिस आवास बनाने के लिए एनओसी जारी करने की मंजूरी दी। बैठक में पौराणिक स्थलों और तीर्थ कूपों के पुनरुद्धार के लिए 15 करोड़ का बजट रखा गया है। पास किया है, जिसमें विकास कार्यों से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दे शामिल हैं। पेयजल व्यवस्था से लेकर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तक, स्वच्छता से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दे, अलावा जल संरक्षण से विभिन्न मुद्दे बैठे हुए हैं। साथ ही साथ जितने भी शहर में बुनियादी सेवाएं हम दे रहे हैं उससे जुड़े हुए और तमाम शहर के विकास के लिए, नगर के सौंदर्यीकरण के लिए, यह नगर के जनता के लिए और शहरी सौंदर्यीकरण को भी बढ़ाने का प्रस्ताव था और काफ़ी अच्छा वोट का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें माननीय सदस्यों द्वारा बहुमत से इसे पास किया गया है। मुजफ्फरनगर में पति को कॉफी में जहर देने के मामले में अब नया मोड़ आया। अनुज की पत्नी पिंकी का एक वीडियो सामने आया जिसमें पिंकी ने बताया कि उसने अपने पति को जहर नहीं दिया है। वहीं पति पर गंभीर आरोप उसने लगाए हैं। उसके बाद वो वो एक दूध की थैली लेके आए थे, कॉफ़ी का पाउच लेके आए थे, मेरे रूम में बेड पे रखा था। 2 गिलास मैंने कॉफ़ी बनाई थी, दोनों ने बैठ के पी। गर्म थी तो मैं बर्तन मारने चली गई थी। उसके बाद में हमने पी, उसके बाद वो बाहर निकल गए थे। फिर सुनने में क्या आया आपके? मैं दवाई लेने जा रहा हूँ शाहरुख को फ़ोन करके। और फिर 11:30 बजे रात को पुलिस आती है मेरे घर, बोलती है पिंकी पिंकी आवाज़ मार के। मैं सो रही थी तो कहने लगी आपने, मैंने कहा हाँ जी, आप कैसे? तो उन्होंने बोला आपने अपने हस्बैंड को जहर दे दिया है। मैंने कहा आप क्या बोल रहे हो ये सब? मैंने कहा ये तो कॉफ़ी पी के बाहर गए हैं। और अब आपको सुनाते हैं कि अस्पताल में भर्ती पति ने क्या कहा था। पत्नी कॉफी में दिया था, उसके बाद में पीने के बाद 3 से 4 घंटे लगे, घबराहट थी, उधर बरेली में सिटी रेलवे स्टेशन पर 14 साल की मासूम बच्ची से 2 दिन पहले हुए रेप मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। लेकिन गैंगरेप खुलासे में हो रही देरी के पीछे जो हकीकत सामने आई वो बेहद ही चौंकाने वाली है। पुलिस अधिकारियों की माने तो जिस प्लेटफॉर्म पर ये रेप की वारदात हुई उस पूरे प्लेटफॉर्म पर एक भी सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था। अब जितना मालूम कैसे कहा है, मतलब अब आगे कोई पता नहीं है। जो लोग उठा के लाए अब वो तो वही यही बता सकती है, मोनी बता सकती है, मोनी बता सकती है। बेटी से मिले हो आकर के? हाँ? बेटी से मुलाकात हुई है आज? हाँ, जब हुई है, जब क्या मतलब हमें दिखवाई गई कि आप, तब दिखवाई गई इन लोगों ने हमें दिखवाई, हमने के हिसाब हमें दिखवा दो, तब इन लोगों ने हमको दिखवा दी। इधर आईएएस अभिषेक प्रकाश पर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। आईएएस अभिषेक प्रकाश को नियुक्ति विभाग ने भेजी है चार्जशीट। अभिषेक प्रकाश से निवेशक द्वारा लगाए गए घूसखोरी के आरोप में मांगे गए हैं जवाब। आईएएस अभिषेक प्रकाश पर निवेश करने वाली सोलर कंपनी से कमीशन लेने का आरोप है और इसी मामले में एक्शन चल रहा है। तो नियुक्ति विभाग ने चार्जशीट भेज दी है। नियुक्ति विभाग को सिफारिश की गई थी आईएएस अभिषेक प्रकाश के खिलाफ एक्शन लेने के लिए और चार्जशीट नियुक्ति विभाग को भेज दी गई। घूसखोरी के आरोप में जांच चल रही है और इसी मामले में आरोपी आईएएस अभिषेक प्रकाश से पूछताछ की गई और उनको अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। फिलहाल वो सस्पेंडेड चल रहे हैं और तमाम आरोप सही पाए जाने पर और भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है, बर्खास्त भी किए जा सकते हैं। संकेत मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। संकेत, इस मामले में जो एक्शन है, जांच पड़ताल है, वो कहां तक पहुंची है? बिल्कुल, निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश पर अब विभागीय जांच भी शुरू हो गई है। दरअसल अभिषेक प्रकाश पर सोलर कंपनी के जो निवेशक थे उनसे कमीशन मांगने का आरोप था और इस पूरे मामले में वो निलंबित किए गए थे। 5% कमीशन की बात सामने आई थी और अब उस पूरे प्रकरण में जो विभागीय स्तर पर नियुक्ति विभाग ने चार्जशीट अभिषेक प्रकाश को दे दी है
और वो उस आरोप पत्र में सीधे तौर पर जो आरोप लगाए गए थे कंपनी की तरफ से, जो निवेशक कंपनी थी, उसके आरोपों पर अब जवाब मांगा है अभिषेक प्रकाश से। और उसके बाद अभिषेक प्रकाश पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, यानी कि बर्खास्त भी किए जा सकते हैं। सख्त कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जा सकती है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रहे हैं, उन्होंने सीधे तौर पर जैसे ही पूरी शिकायत आई, उन्होंने तत्काल अभिषेक प्रकाश को निलंबित किया उसकी प्राथमिक जांच के बाद में। तो अब जांच जारी है लगातार, और इस पूरे प्रकरण में अभिषेक प्रकाश को चार्जशीट दे दी गई है। नियुक्ति विभाग ने चार्जशीट दी है और उनसे जवाब मांगा है। जवाब देने के लिए कोई वक्त भी दिया गया है, कोई समय सीमा भी है? बिल्कुल, जवाब 15 दिन के अंदर ही मांगा गया है। 15 दिन में जवाब मांगा गया है अभिषेक प्रकाश से। और जो बिंदुवार शिकायतें हैं, लगभग 20 से ज्यादा बिंदु हैं, उन पे जवाब मांगा गया है। 15 दिन का समय दिया गया है, और अगर इनके जवाब से संतुष्ट नहीं होते, जाहिर सी बात है कि अभिषेक प्रकाश पर सख्त कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। ठीक है, धन्यवाद संकेत पूरी जानकारी देने के लिए। तो 15 से 20 बिंदु हैं जिन पर जवाब देना है अभिषेक प्रकाश को, और 15 दिन के अंदर ही देना है इन सभी सवालों के जवाब। उसके आधार पर ही आगे देखा जाएगा कि क्या सही जवाब है या फिर गलत है। संतुष्ट न होने पर और भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ईद को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने भड़काऊ बयान दिया। कहा कि इस बार खुशी की नहीं गम की ईद होगी। मुसलमान नए कपड़े नहीं पहने, मुसलमान नए कपड़े न पहने, इस तरह की अपील की गई है। और यह कहा गया है कि इस बार खुशी की नहीं गम की ईद मनाई जाए। ईद को लेकर मौलाना तौकीर रजा का यह बयान है, जो कि बहुत ही भड़काऊ बयान है। इस साल फैसला यह किया गया है कि इस साल हम तमाम लोग ईद को बहुत सादगी के साथ, नए कपड़े नहीं पहने जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को कत्ल किया गया है, हमारे बच्चों को गिरफ्तार किया गया है, झूठा जेलों में डाला गया है। उनके घरों में जैसी ईद होगी वो नए कपड़े नहीं पहन पाएंगे। हमें भी नए कपड़े उनके खिराज अकीदत के लिए, हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं, ये बताने के लिए हमें उनके तरह ईद मनानी चाहिए। और उनके हिमायत में हम नए कपड़े इस साल ईद में नहीं पहनेंगे। किसी किस्म का मेला ठेला और नुमाइश वगैरह ये सब नहीं की जाएगी, खुशियां नहीं मनाई जाएंगी, सादगी के साथ ईद मनाई जाएगी, नमाज पढ़ी जाएगी। बिजनौर में गंगा किनारे शराब पार्टी का एक मामला सामने आया। कार सवार लड़के गंगा किनारे शराब पी रहे थे, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई। सूचना पर पहुंची टीम ने शराब पार्टी कर रहे लड़कों को हड़काया। जहां एक तरफ गंगा की पूजा की जाती है, वहीं शराबी गंगा किनारे शराब पार्टी करते दिखे। कार की बोनट पर शराब की बोतलें रखी हुई थी, मौज मस्ती कर रहे थे, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इधर चित्रकूट में ट्रैक्टर के नीचे दबकर किशोरी की मौत के मामले में नया मोड़ आया है। परिजनों की मांग पर प्रशासन ने शव को कब्र से निकलवाया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों ने लड़की के साथ दरिंदगी की आशंका जताई है। पिछले दिनों ट्रैक्टर पर बैठकर जा रही लड़की अचानक ही गिर गई थी, जिसमें लड़की की मौत हो गई थी, ये बात सामने आई। अब लड़की के साथ दरिंदगी हुई है, ये आरोप परिजनों ने लगाया, जिसके बाद उसके शव को निकाला गया है। सेसर में लड़की खड़ी थी, उन्होंने उसको लेके आगे बढ़ा दिया गाड़ी को और मेरे पे जाके सेसर को पलटा दिया। पलटाने के बाद में उन लोगों ने शव को बिना पोस्टमार्टम के दबवा दिया। दबवाने के बाद में हम सर डीएम साहब के पास में गए 2-3 बार। कहाँ के लिए गए थे? इसकी डीएम करवाने के लिए, आदेश के लिए। तो उन्होंने 2-3 दिन तो हमको कुछ नहीं बोले, फिर चौथे दिन हमको उन्होंने आदेश दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तारिक खान को जान से मारने की धमकी मिली। कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया। प्रवक्ता ने बताया कि 27 मार्च की रात अज्ञात नंबर से उन्हें कॉल आई थी और हद में रहकर बयान देने की नसीहत दी गई। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने मामले में पुलिस से शिकायत की। इस वक्त जांच की जिम्मेदारी सीओ के पास है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरी बात हुई है, 4 तारीख के बाद उन्होंने मुझे बुलाया है, उनसे मेरी बात होगी, वो हम रखेंगे अपनी बात।
तो आपने जब पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की तो क्या आश्वासन जी उन्होंने जो सीओ थे, सीओ क्राइम थे, उनको मार्क किया था कि इसकी जांच करना। लेकिन ऐसे गैंग जो कि चर्चित हैं, जिन्हें कई मतलब मर्डर किए हुए हैं, शायद बाबा सिद्दीकी के मर्डर में भी उन्हीं का नाम था, उनके बहराइच के लिंक भी हैं, तो इस चीज़ को मुझे लगा कि इस चीज़ को गंभीरता से लेना चाहिए। मैंने अपनी पार्टी को भी इस बारे में अवगत करा दिया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।